जय हिंद। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास देखेंगे और मध्यकालीन इतिहास जो हमारा शुरू होता है 700 से लेकर के और यह 1857 तक के बीच की जो चलती है इतिहास, हम उसको कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में ही हम बाबर को भी उसी में पढ़ते हैं, यानी कि मुगल साम्राज्य को भी हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन इसकी सबसे पहले जो शुरुआत होती है वह लगभग 700 से शुरू होती है और उसी दौरान भारत में इस्लाम धर्म का उदय भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले भारत में, यानी कि अगर हम तुर्क को पढ़ रहे हैं, तुर्क को पहले हम जान लें कि भारत में कौन आया था। आपको यह बात पहले से ही पता है कि भारत में बहुत से आक्रमणकारी आए हैं, लेकिन इस दौरान अगर सबसे पहले किसी ने भारत पर आक्रमण किया और उसमें सफल हो गया तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 712 में भारत पर आक्रमण किया। यह लोग शासन करने नहीं आए थे, इनका मेन उद्देश्य था कि भारत से धन को अर्जित करके, भारत की संपत्ति को लूट करके अपने देश पुनः वापस चले जाना। यह राज्य करने यहां पर नहीं आए थे। तो जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम आया और लूटपाट करके चला गया। लेकिन उससे बड़ा भी आक्रमणकारी एक आया जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। जो महमूद गजनवी जो था, वो महमूद गजनवी एक ऐसा आक्रमणकारी था जो भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और 17 बार आक्रमण करने में उसका जो सबसे फेमस आक्रमण था वह गुजरात के काठियावाड़ में एक बहुत बड़ी मंदिर थी जिस सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है, अगर महमूद गजनवी को आप पढ़ेंगे और अगर आप इतिहास की उस घटना को पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत फेमस प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो कौन किया था? महमूद गजनवी ने किया था। और महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। उसका यहां पर शासन करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका एक लक्ष्य था, वह मूर्तियों को तोड़ता था और यहां से संपत्ति को लूट करके चला जाता था। महमूद गजनवी कहा करता था लोगों को मूर्ति बनाने में रिकॉर्ड दर्ज होगा, लेकिन हम एक ऐसे शासक बनना चाहते हैं जिसमें मूर्ति तोड़ने में हमारा रिकॉर्ड दर्ज हो। तो मूर्ति तोड़ने के लिए वो बहुत प्रयास किया करता था और भारत की सबसे प्रसिद्ध मंदिर थी सोमनाथ मंदिर। इसमें बहुत सोना था और बहुत संपत्ति थी। यह क्या किया, यहां पर जाकर के 16वीं बार जो आक्रमण किया था, क्योंकि 17 बार आक्रमण किया था लेकिन 16वीं बार पे यहां पे उन्होंने किया था और यहां से सबसे अधिक धन लूट करके वह ले गया था। और इसका सिर्फ महमूद गजनवी का जो उद्देश्य हुआ करता था वह सिर्फ क्या था कि धन को लूट लेना, वहां की संपत्ति को अर्जित करके फिर अपने जन्म स्थान पर वापस चले जाना। वह यहां पर अपना पताका फहराने के लिए नहीं आया था। और इसमें जो है कि वह 1000 ईस्वी से लेकर के 1025 ईस्वी तक लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यह भारत आया था 1001 में, 1001 में वह भारत आया था और भारत को लूटता रहा। उसके सभी घटनाओं का उल्लेख है, सभी आक्रमणों का उल्लेख है। अगर आप पढ़ेंगे सभी आक्रमण को तो आप बारी बारी से पढ़ेंगे को सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया और अंत में कहां किया, कैसे किया, इसके लिए एक अलग चैप्टर होता है, उसको फिर हम बाद में पढ़ा देंगे। लेकिन यह है कि मोटे तौर पर जान लेना कि भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है वह मोहम्मद बिन कासिम है। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आया था? महमूद गजनवी। दूसरा सबसे बड़ा लुटेरा कौन था? महमूद गजनवी था। और पहला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद जो आए भारत में वह धन लूटने के लिए नहीं आए, उनका मेन उद्देश्य था कि यहां पर शासन स्थापित करें। इसके बाद आया था मोहम्मद गौरी। कौन आया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा। किसका युद्ध लड़ा? तराइन का। तराइन का युद्ध किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। पूछता है कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध कब होता है? 1191
1191 ईस्वी में, और द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 ईस्वी में। ठीक, दोनों युद्ध 1 साल के अंतराल में होते हैं। और यह दोनों युद्ध किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। किसके बीच होता है? पृथ्वीराज के बीच में होता है, और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक, इसके बीच में युद्ध होता है। जो पहला युद्ध हुआ है तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। वह फिर से लौट करके भाग जाता है अपने देश, लेकिन वह सब्र का नींद नहीं सोता है, उसे चैन नहीं होती है वह कैसे भारत को जीते। और एक ही साल के अंदर में वह अपने दल बल के साथ पुनः उसी मैदान में आ जाता है, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा करके वह क्या करता है? भारत में अपना विजय का पताखा फहरा देता है। और इसी टाइम उन्होंने एक वंश की स्थापना किया जिसका नाम है गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को। और गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है वह कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह क्या करता था, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश रखा गया। गुलाम वंश इसलिए भी रखा गया क्योंकि मोहम्मद गौरी के पास कोई संतान नहीं था। वह क्या करता था? गुलामों को खरीद करके उसी में अपना जो है कि वह उन्हीं के बीच में रहा करता था। लेकिन उसमें से उन्होंने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य, साहसी और संघर्षशील गुलाम है, उसका दास है। उसलिए उन्होंने क्या किया कि भारत को जीत करके उसे यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। और प्रथम शासक अगर पूछेगा गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किसके किसके बीच युद्ध लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान से। कब लड़ा था पहला युद्ध? 1191 में। 1191 में जब उन्होंने पहला युद्ध लड़ा, और उसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी हार जाता है। क्या होता है? हार गया। लेकिन फिर वह एक ही साल के बाद 1192 में पुनः भारत आता है और क्या करता? युद्ध करता है। यह युद्ध फिर से किसके बीच होती है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच होता है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। लेकिन 1192 वाले युद्ध में कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी जीतने के बाद एक किसकी स्थापना करता है? किस वंश का स्थापना करता है? गुलाम वंश का। किसकी स्थापना करता है? गुलाम वंश का स्थापना करता है। और गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम इसी के बाद पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है, उसका भारत के इतिहास में क्या योगदान है, उसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन अभी भी हम यह जान लें कि मध्यकालीन इतिहास शुरू करने से पहले हमें इतना चीज जरूर पता होना चाहिए। अगर हमें इतना चीजें पता नहीं है तो इसका मतलब कि मुझे पूरी जानकारी नहीं हो पा रही है। तो यह जान लेना कि पहली बार सफल मुस्लिम आक्रमणकारी, क्योंकि इसके पहले भी 2 आक्रमणकारियों ने आया है लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। तो पहले सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। इतना अगर देखोगे, इसके बाद धीरे धीरे पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, सैयद वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश पढ़ेंगे, उसके बाद हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। उसी में जाकर के हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे कौन सा वंश? मुगल साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य एक ऐसा शासक था कि जो आजादी के लड़ाई में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1857 की क्रांति में भी मुगल साम्राज्य का ही अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने जो है कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो यानी कि यहीं से शुरू होगा और यहां तक खत्म होंगे, तब उसके बाद हम आधुनिक इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें कहां से प्रश्न आएगा यह अभी आगे से पता चलेगा, लेकिन इतना आप लोगों के लिए जरूरी भी है कि यह चीज आप लोग जानते रहेंगे। अगर यह चीजें आप नहीं जानेंगे फिर आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसमें आपको भारतीय शासकों को भी पढ़ना होगा, महाराणा प्रताप को भी पढ़ना होगा, पृथ्वीराज चौहान को भी पढ़ना होगा, इसमें शिवाजी को पढ़ना होगा, मराठों को पढ़ना होगा, क्योंकि इसी में मध्यकालीन में ही सबको हम पढ़ेंगे। आधुनिक में तो हम वही संविधान निर्माण तो 1857 के क्रांति के बाद की जो घटना पढ़ते हैं वो पीछे चला जाता है।
और उसके पहले जो हम पढ़ते हैं, चाहे हम बौद्ध धर्म पढ़े, चाहे जैन धर्म पढ़े, चाहे हम कोई माने इतिहास का जो प्राचीन घटनाएं पढ़ते हैं वो प्राचीन इतिहास में आ जाता है। उसमें चाहे हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े, चाहे हम वैदिक सभ्यता पढ़े, चाहे उत्तर वैदिक हो चाहे पूर्व वैदिक हो, अगर हम उसे पढ़ रहे हैं तो वो प्राचीन इतिहास में हो जाएगा। तो मध्यकालीन इतिहास हमारा यहीं से शुरू होता है। तो फिर इतना देखो, फिर इसके बाद हम बाद में आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे।